हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर से हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में। पिछले लेक्चर तक हमने बात किया था गॉस थ्योरम के बारे में, हमने उसमें कुछ जाना था और इस लेक्चर से हम उसके एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। तो हमारा जो पहला एप्लीकेशन होगा वो होगा फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। मतलब हमारे पास क्या है, एक थिन स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है हमारे पास और वो क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है और हमें निकालना है उस पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि एक हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है और ये कैसे चार्ज है, ये हमने माना है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, बाद में हम देखेंगे जब नेगेटिवली चार्ज होगा तो क्या होगा। अब क्या है कि जब गॉस थ्योरम हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें गॉसियन सरफेस मानना होता है। और वो गॉसियन सरफेस कैसा होता है, वो गॉसियन सरफेस क्लोज्ड सरफेस होता है। क्योंकि हम जब इंटीग्रल करते हैं फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सरफेस ई डॉट डीएस, तो वो क्या होता है, सरफेस वो हमेशा क्लोज्ड सरफेस होता है। तो हम यहाँ पे जो भी सरफेस मानते हैं वो क्लोज्ड सरफेस मानेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी सरफेस मानेंगे वो कैसा हो, वो एक सिमेट्रिक सरफेस हो और उस पर जो भी कैलकुलेशन करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो वो हमें काफी ज्यादा आसान हो। तो हम क्या करते हैं, हमने माना कि क्या है, हमने माना कि हम एक सिलेंडर ले लिए। ठीक है, जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो हमारा एक सिलेंडर है। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर है, तो इस पर जो है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने मान लिया लेमडा है। लेमडा जो कि क्या होता है, Q अपॉन L, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है लेमडा, वो हमने मान लिया। इस पर क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो क्या है, लेमडा है। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लेमडा हमने मान ली। अब हमें गॉसियन सरफेस मानना है, तो हमने माना कि एक सिलिंड्रिकल सरफेस है। ठीक है, उसी को हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस माना है। और वो सिलिंड्रिकल सरफेस हम ऐसे मानेंगे कि पूरी की पूरी सिमेट्री हमें मिल जाए। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस मान लिया, एक सिलिंड्रिकल सरफेस। ठीक है, तो ये जो हम सिलिंड्रिकल सरफेस मानेंगे, हमने माना कि इस सिलिंड्रिकल सरफेस का जो रेडियस है वो आर्बिट्रेरी रेडियस हमने मान लिया कि ये कितना है, स्मॉल r है। ठीक है, ये हमने रेडियस मान लिया। अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो वायर है इसके ऊपर और नीचे, मतलब ये हर जगह से क्या है, ये जो सरफेस है क्लोज सरफेस वो सिमेट्री में है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो कैलकुलेशन होगा ये काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हमारा वायर हो गया। ठीक है, इस पर पॉजिटिवली चार्ज है। अब हम देखते हैं कि गॉस थ्योरम लगा करके हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला था वो हमारा क्या था कि फाई इज इक्वल टू क्या था, क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस ई डॉट डी एस, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पे सरफेस दिया गया है तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा पूरा क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस सिलेंडर है, इसमें कितने सारे सरफेसेस हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या माना कि ये एक सरफेस ए है, ये एक सरफेस बी है और ये जो पूरा एक सरफेस है बीच में जो बचा है सिलेंडर का वो कितना है, सी है। वो कौन सा सरफेस है, हमने मान लिया सी सरफेस है। तो जब हम इंटीग्रल करेंगे तो हम इन तीनों सरफेस का इंटीग्रल करेंगे और उन तीनों का हम सम कर देंगे, तब जाके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, मतलब अगर कोई सा भी ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, आउटवर्ड्स निकलेंगे और इस वायर के परपेंडिकुलर निकलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह का कुछ इसमें भी होगा। अगर इसमें होगा तो हम क्या मान सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लें, ठीक है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। और जो एरिया वेक्टर होगा, इस एलिमेंट्री चार्ज का एरिया वेक्टर, तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी अगर हम एरिया लेते हैं तो उस पर जो एरिया वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। तो अगर हमने ये सरफेस लिया है, ये छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लिया है, तो इस पर आउटवर्ड्स नॉर्मल क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है,
मतलब ये जो ds का डायरेक्शन होगा ये इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस c सरफेस के लिए हमें क्या पता चला, E और ds मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन कहने का मतलब कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब हम A और B सरफेस पे चलते हैं। क्योंकि ये वायर स्ट्रेट है और हमेशा क्या होगा, इस वायर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने यहां पर एक एलिमेंट्री सरफेस लिया है, ठीक है, ठीक, तो अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि ये सरफेस हमने मान लिया कुछ ऐसा है, ये गोला करके है, तो इस पर आउटवर्ड्स नॉर्मल कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो कहने का मतलब इस डायरेक्शन में होगा इसका एरिया वेक्टर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर पॉजिटिवली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस सरफेस के लिए ये मिल गया। सिमिलरली सरफेस ए के लिए क्या होगा, जो एरिया वेक्टर होगा, अगर हमने मान लिया यहाँ पर कोई एरिया एलिमेंट है स्मॉल सा, तो इस पर जो एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड्स नॉर्मल, तो ये हो जाएगा ds का डायरेक्शन, और फिर ये हो जाएगा इन तीनों का जो डायरेक्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये डायरेक्शन। तो तीनों सरफेस पे हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। अब हमें सिंपली क्या करना है कि डॉट प्रोडक्ट करना है और उसका इंटीग्रल करना है, ठीक है। तो हर एक सरफेस के लिए जब हम लेंगे तो वो हम क्या लेंगे, फाई ई, अगर हम टोटल निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, मान लिया हमने पहले सरफेस ए का कर रहे हैं, तो सरफेस ए ई डॉट ds, ठीक है, प्लस सरफेस बी ई डॉट ds, फिर हमारा क्या आएगा सरफेस सी ई डॉट ds, ठीक है। अब हम क्या देख सकते हैं, सरफेस ए और सरफेस बी में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री एंगल है, और यहां पे क्या है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है ई और ds के बीच में सरफेस सी में। तो हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, ठीक है, कहने का मतलब यहां पे कॉस आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ई ds कॉस सरफेस ए के पास कितना है 90 डिग्री, प्लस सरफेस बी के भी पास कितना है, ई ds कॉस 90 डिग्री, और सरफेस सी के पास हमें क्या मिल रहा है, ई ds कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 कितना होता है 0, यहां भी cos 90 0 और cos 0 डिग्री 1 होता है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, बचेगा सिर्फ ये, तो हमारा क्या आ जाएगा, e इंटू ds, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, और ये सब में क्या होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल होगा, ठीक है, ये सब में क्लोज्ड इंटीग्रल होगा। तो जब क्लोज्ड इंटीग्रल हम करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे क्लोज्ड इंटीग्रल होगा, e और ds बचेगा, तो फाई e हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा। जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो e क्या है, हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, हमारे पास अंदर बचेगा ds का इंटीग्रल, ठीक है। तो जब हम फाई e करेंगे इज इक्वल टू e, अब ds यहां पर क्या है, हम सरफेस सी ले रहे हैं, तो सरफेस सी क्या है, एक सिलेंडर का सिर्फ ये वाला पार्ट है, मतलब अगर ये हमारे पास सिलेंडर है तो सिलेंडर का सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, उसी का हमें एरिया चाहिए। तो इसका एरिया हमारे पास क्या होता है, हमने मान लिया है कि ये जो है, ये पूरा जो लेंथ है ये कितना है, l है, और ये रेडियस r हमने मान लिया था। तो अब क्या है, ds जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई ये लेंथ l, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई लेंथ l, ठीक है। तो ये हमारे निकल गया फाई, इतना निकल गया। अब हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, जो भी फ्लक्स होगा, ठीक है, जो भी फाई ई निकलेगा वो क्या हो जाएगा, q एनक्लोज्ड, ठीक है, अपॉन मतलब q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ये हमने पहले पढ़ा था। तो ये जब पढ़ा था तो इसको जब हम यहां पर अप्लाई करते हैं तो QE यहां पे कितना है, E इंटू 2 पाई RL, ठीक है, इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड। अब Q एनक्लोज्ड यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने लेमडा माना था, तो लेमडा क्या होता है, Q अपॉन L, तो यहां से हम Q क्या निकाल सकते हैं, लेमडा मल्टीप्लाइड बाई L, तो यहां से Q निकल गया। तो Q को जब हम यहां डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू L, ठीक है, और ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो L से L यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो ये फाइनली जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज वायर, वो हमारा ये निकल के आया है,
ठीक है। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो अगर ये जो रेडियस r है, ठीक है, इसी के अलोंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये r कैप का डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब हम इसको वेक्टरली देखते हैं, तो वेक्टरली जब हम देखेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू r कैप। तो ये हमारा वेक्टरली भी निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। ये हमारा हो गया एक एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब यहां पर ये बात आती है कि जो सा भी हम गॉसियन सरफेस लेते हैं उसके अंदर कितना चार्ज होता है, हम उसको एक कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब यहाँ जो क्यू इन है, मतलब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो कैसे हमारा हो गया, पर यूनिट लेंथ हमारा क्या था, लेमडा था, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ हमारा लेमडा था, ठीक। तो Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। तो ये जो L लिया है हमने, तो ये सिर्फ इतने तक का लिया है, इसलिए जो चार्ज हमारा आएगा वो सिर्फ इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उतना ही हमारा आएगा, ठीक है। तो यहाँ सारा कुछ क्लियर हो गया है, ये हमने निकाल लिया है। और थोड़ा सा और डिटेल में जब हम चलेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो हमें निकल के आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या निकल के आया, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, लेमडा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो जब हम कांस्टेंट हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, मतलब E वर्सेस हम R बनाएंगे, यहाँ पे E होगा, यहाँ R होगा, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये जो भी ग्राफ आएगा ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का ग्राफ। अब हम देखते हैं, जैसे पहले मैंने बोला था कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, बस जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब हम लेते हैं, अगर इस पे हम नेगेटिव चार्ज लें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो रेडियली इनवर्ट्स हो जाएगा। उस केस में क्या होता था, रेडियली आउटवर्ड्स होता था। तो मतलब अगर इस डायरेक्शन में हम आर कैप ले रहे हैं तो हमें आर कैप नेगेटिव डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब रेडियली इनवर्स डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक एप्लीकेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एप्लीकेशन पे। हमारा जो अगला एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 2, वो क्या है, फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब हमें फील्ड निकालना है किसके कारण, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। उस समय क्या था, हमें लीनियर चार्ज था, ठीक है, मतलब किसी वायर पे देखना था। इस टाइम हमारे पास क्या है, एक शीट है, हमें उस शीट पे देखना है, ठीक है। और वो क्या है, शीट इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब इनफाइनाइट शीट है। तो हमने क्या किया, पहले तो जो दे रखा है हम वो मानते हैं। हमने माना कि ये क्या है, एक हमारे पास एक शीट है, ठीक है, ये शीट है हमारे पास, ये इनफाइनाइट शीट है, तो इसलिए मैंने यहां पर डॉटेड दिखाया है। इस पर हमने फिर से मान लिया पॉजिटिव चार्ज। ज्यादातर क्या होता है केसेस में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मान करके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है हर जगह यहाँ पे। अब क्या करते हैं, ये फिर से हम पहले केस की तरह हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस मानते हैं, ठीक है, मतलब जो कि क्लोज सरफेस होना चाहिए। और हम ऐसे मानते हैं कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो हम यहां पर फिर से क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे जिसका एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इस प्लेन शीट के परपेंडिकुलर हो। कहने का मतलब ये अगर हमारा प्लेन शीट है तो जो हम सिलेंडर लेंगे वो ऐसे कुछ लेंगे, मतलब जो कि इसके परपेंडिकुलर हो और आर पर जा सके, सिमेट्रिक हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक यहां पर सिलेंडर लिया, ठीक है, ये हमने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया। तो ये सिलेंडर है, हमने माना कि ये वाला जो सरफेस है, मतलब क्योंकि ये सिलेंडर है तो ये जो सरफेस होगा, जैसे हमने पिछले केस में इसको सरफेस ए माना था, इसको सरफेस बी माना था, तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए होगा, सेम होगा। तो हमने मान लिया कि इन दोनों का जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया क्या है, ये ए है, ठीक है, किस सरफेस का, इस सरफेस का और इस सरफेस का, ठीक है। अब ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ये साफ साफ नजर आ रहा है, ये जो शीट है इसके परपेंडिकुलर ये सिलेंडर है। अब क्योंकि ये शीट है, ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर इसमें सारे पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, आउटवर्ड्स ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस पर अगर हम देखें तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो भी होगा, ठीक है, वो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, ठीक है, मतलब दोनों साइड में होगा। इस साइड देखे तो इस कुछ ऐसे होगा और इस साइड देखे तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं।
अब हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है। अब हमें पता है कि इस पर जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो मान लिया ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन ऐसे है, ए कैप यहाँ पे है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी क्या है, डायरेक्शन यही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये है क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम इस सरफेस पे आए तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। सिमिलरली इस सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। तो मतलब इन दो सरफेस में क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है वो क्या है, सेम है। मतलब दोनों के केस में जो थीटा है, मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वो क्या है हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। अब इस सरफेस और इस सरफेस का काम हो गया। अब जो हमारा तीसरा सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, उस पर हम देखते हैं। अब क्या है, इस पर एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर हम कोई सा एलिमेंट्री चार्ज लें तो इस पर एरिया वेक्टर तो कुछ इधर होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर अगर इसके परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो सिंपली हम यहां पे कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos थीटा जो हमारा आएगा वो 0 आएगा। तो हम सिंपली बिना इंटीग्रेट किए कह सकते हैं कि ये सरफेस हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस सरफेस के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 होता है डॉट प्रोडक्ट में, तो cos 90 0 हो जाएगा। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया हमने ए माना है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो इस सरफेस के कारण जो फाई होगा, मतलब फाई 1 अगर माना तो हम क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब ई ए कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, मतलब जो फाई 1 हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, ई इंटू ए। सिमिलरली यहां पर भी क्या आएगा, फाई 2 इज इक्वल टू ई इंटू ए। मतलब टोटल जो फाई हमारे पास बचेगा, ठीक है, फाई ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2, मतलब ई ए प्लस ई ए। तो हमारा जो फाई ई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए ई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाई ई आ गया। अब क्या है, हमने माना कि ये जो शीट है इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। अब हमने पहले भी पढ़ रखा था कि फाई ई क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई हमने यहां से निकाल रखा है, 2 ई ए है, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, वहां से निकल गया वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या निकल के आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गया है। तो हमारा जो ये केस था, मतलब जो सेकंड एप्लीकेशन था, फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या निकल गया है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये जो है किस पर डिपेंड करेगा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा कितना है, किसी भी रेडियस वगैरह पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं अपना अगला एप्लीकेशन, जो कि क्या है, फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अब हमारे पास क्या है, एक थिन स्फेरिकल शेल है, ठीक है। शेल कहने का मतलब है कि ये एक हमारे पास कोई सा भी शेल है, अंदर से वो खाली है और जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस पे, ना कि सरफेस के अंदर, ठीक है। तो मतलब स्फेरिकल शेल हमारा खाली है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें वैसे हमारे 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, एक स्फेयर लेते हैं, ये हमारा थिन स्फेरिकल शेल है, ठीक है। इस पर हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसा मैंने पहले ही बोला था कि ज्यादातर जो हम काम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो हम मान के करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंटर, ये हमने सेंटर माना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला केस है वो हम मान के चलेंगे कि पहला केस जो है वो आउटसाइड द शेल हम निकाल रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड द शेल। मतलब अब हमने माना कि इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। अब कहीं से भी हम निकालते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करते हैं, अगर हम आउटसाइड द शेल मान रहे हैं, ठीक है, पहला केस जो है, तो मान लिया हमने ये आउटसाइड द शेल है, ठीक है। तो अब मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारा स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर है तो हम क्या मानेंगे, मतलब इसमें कहने का मतलब है कि ये जो स्मॉल आर है ये ग्रेटर देन कैपिटल आर है, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस हो गया। अब हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, आसानी के लिए और सिमेट्री के लिए हम एक और स्फीयर बना देते हैं, वो हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा, इस पॉइंट को पास करते हुए जिसका सेंटर ये है,
ठीक है, तो सेंटर हमने मान लिया ये O है। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, ये भी क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। अब ये जो पूरा रेडियस है ये स्मॉल r रेडियस का है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस गॉसियन सरफेस पे यहाँ पे कोई सा भी हमने क्या लिया, एलिमेंट लिया, ठीक है, एरिया एलिमेंट लिया, ठीक है। तो अब क्या है, एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, वो क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ds का डायरेक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ से भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स ही जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, इसी के अलोंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो थीटा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम इस केस की बात करें, आउटसाइड द शेल की अगर हम बात करें, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, ई और ds के बीच में क्या है, एंगल 0 डिग्री है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सरफेस, ठीक है, ई डॉट ds, ये क्या था हमारा, फाई था, ठीक है। अब क्या है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो कहने का मतलब cos आएगा और cos 0 1 होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, e क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ e डॉट ई ds cos 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा जो फाई निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ e बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ds हो जाएगा। अब ds यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो ds होता है ये हो जाएगा, ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, जिस सरफेस के अलोंग इसका एरिया होगा, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, मतलब e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाई e, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा फाई e, और हमने क्या पढ़ा था, जो फाई e हो जाएगा वो क्या होता है, q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमने मान लिया जो टोटल चार्ज है इसमें वो क्या है, q ही चार्ज है, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी मान सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी हमारा सिग्मा है, ठीक है। अगर q चार्ज हम मानते हैं तो उस हिसाब से करेंगे, और चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम उस हिसाब से करेंगे, दोनों से हम करके देखेंगे। तो q इन हमारा ये है, ये हमारा क्या निकला था, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो e इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, अगर टोटल चार्ज हमारा यहाँ पे क्या है, q है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब हम करके देखते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा चार्ज अपॉन जो भी एरिया होता है। तो एरिया किसका, जिस पर हमारा चार्ज है, तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है। तो हम क्या करते हैं, तो Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको यहां पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आ जाएगा सिग्मा इंटू r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और अगर हमें वेक्टोरली देखना है तो जो डायरेक्शन हो जाएगा ये r कैप का, वो वही हो जाएगा डायरेक्शन इसका। तो E वेक्टर अगर हम देखते हैं तो सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, r कैप। तो ये जो डायरेक्शन है आउट रेडियल आउटवर्ड्स, ये r कैप डायरेक्शन है। तो ये हमने वेक्टोरली भी देख लिया। तो ये हमारा जो केस था ये था आउटसाइड द शेल, ये हमारा पहला केस था इसका स्फेरिकल शेल का। अब दूसरा केस हम देखेंगे जब ऑन द शेल होगा, मतलब r इज इक्वल टू r जब हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा केस जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, मतलब शेल के सरफेस पे, ठीक है। तो शेल के सरफेस पे हमारा क्या हो जाएगा, सीधा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो पहले केस में जो हमने किया था उसी में अगर हम क्या करते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R कर देते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम ये जो शेल है उसके सरफेस पे अगर कोई पॉइंट है उस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो हमारा ये आ जाएगा। तो वेक्टोरली भी हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं
इसमें हम वेक्टोरली भी अगर देखें तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये आर कैप, ठीक है, या फिर आर कैप। मतलब हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए कौन से डायरेक्शन में हम देख रहे हैं। तो ये हमारा वेक्टोरली हो गया। तो अब हम देखते हैं अपना तीसरा केस। तीसरा केस हमारा क्या है, एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल, मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो हम क्या करेंगे, यहां पे अगर कोई पॉइंट होगा हमारा, ठीक है, हमने मान लिया ये डिस्टेंस r है, तो हम क्या करते हैं, अब जैसे हमें पता है फाई इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब उस सरफेस के अंदर अगर हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है, स्फेरिकल, तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो होता है ये, ठीक है। तो क्यू इन हम यहां पर क्या देख सकते हैं, इस सरफेस के अंदर कोई सा भी चार्ज नहीं है, मतलब क्यू इज इक्वल टू 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब फाई ई इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरे केस का। तो तीसरे केस में क्या हो गया, हमारा कोई सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा अगर इनसाइड द शेल हम कोई सा भी पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो अब हम थोड़ा ग्राफ के बारे में देखते हैं कि इसका अगर हम E वर्सेस R का ग्राफ देखें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस है स्मॉल r, इसका अगर हम ग्राफ देखें तो हम क्या देखते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि अगर ये पॉइंट अंदर है तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहला केस हो गया हमारा, मतलब जो आखिरी केस हमने पढ़ा था, पर यहाँ पर क्या है, आर अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, ठीक है, तो शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। फिर जब इस पॉइंट पे आता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारा जैसे और डिस्टेंस बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, इस y एक्सिस पे हम E दिखाएंगे और यहाँ पे R दिखाएंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जब R जो है, R इज इक्वल टू 0 से कैपिटल R, मतलब 0 है यहाँ पे, ये 0 है, और यहां से जब हम कैपिटल R पे गए, ठीक है, तो यहां तक जब तक हम गए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं था, तो इस बॉक्स में हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे ही हम R पे पहुंचे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, मतलब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगता है, और वो भी कैसे, Q कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है, इस केस में। तो अब यहां के बाद मतलब इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही ये डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ के बारे में देख लिया, हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आज देखा है। तो कहने का मतलब जो हमारा बेसिक चैप्टर का होता है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर है, ये हमारा पहला चैप्टर क्लास 12th का, उसका जो बेसिक होता है वो हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद जो भी लेक्चर्स आएंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो, और हम कुछ जेई के क्वेश्चंस के बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो जेई का क्वेश्चन कोई सा भी आता है तो वो क्लियर जो है वो सीधा और सीधा इस तरह पे बेस नहीं होता है, मतलब उसमें कैपेसिटेंस भी आ जाता है और भी कुछ कुछ चीजें आ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, जेई मेंस का अगर क्वेश्चन हमें करना होता है तो उसके लिए हम कैपेसिटेंस भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी पढ़ते हैं, तब जाके जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्योंकि वो एक क्वेश्चन में बहुत सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट डाल देता है, ठीक है। तो अब जो भी लेक्चर्स हमारे आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ढेर सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, डिटेल में सॉल्यूशंस करेंगे। और अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है तो काफी अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज इस लेक्चर तक जितने भी लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के वो सारे लेक्चर्स आप देख लें, क्योंकि अब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे पीछे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।